Hello everyone and welcome to our YouTube channel Beyond the Nursing Dream. We say welcome to everyone, and in this video we will talk about OET reading part A. Let's talk about first the introduction of this module. This is actually the second subtest which you will face on exam day. OET reading subtest has been divided into two sections actually. Section 1 you can say part A, which consists of 20 questions and it lasts for 15 minutes, and the second section or the second part is B and C both together and it lasts for 45 minutes, and you have to answer remaining 22 question in this part. तो इस एग्ज़ाम का पैटर्न ये है कि एग्ज़ाम डे पे आपको पार्ट ए सेपरेट दिया जाएगा। उसके लिए आपको 15 मिनट्स होंगे और आपने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, जिसमें मैचिंग क्वेश्चंस हैं, गैप फिल्स हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। तो उस एग्ज़ाम डे पे फिर आपको बुकलेट, जो क्वेश्चन बुकलेट है और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो एक साथ दिया जाता है और आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं। इसमें 4 टेक्स्ट होते हैं और इन 4 टेक्स्ट में से उन्होंने जो है ना वो 20 क्वेश्चन बनाए होते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया कि मैचिंग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं और शॉर्ट सेंटेंस कंप्लीशन के जो ना क्वेश्चन इसमें होते हैं। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पेपर में होता क्या है, टॉपिक्स होते हैं वो किसी डिज़ीज़ पे, किसी कंडीशन पे या किसी प्रोसीजर को एक्सप्लेन करके इन चीज़ों पे बनाए जाते हैं। डिज़ीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल नमोनिया है, कंडीशन में मे बी हाइपरथर्मिया है, प्रोसीजर में मे बी कोई ट्यूब इंसर्शन है या किसी चीज़ का रिमूवल है। अब टॉपिक का कंटेंट क्या होगा, इन 4 टेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से जो ना डिवाइड की होती है। हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक डिज़ीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपिक आपका है नमोनिया। अब नमोनिया में 4 टेक्स्ट उन्होंने बनाए होंगे नमोनिया के और थीम सबका सेम होगा, मींस के चारों जो टेक्स्ट होंगे उनमें जो बात हो रही होगी वो नमोनिया की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें टेक्स्ट ए की उसमें हो सकता है कि उसकी डेफिनेशन, उसका जर्नल ओवरव्यू, एक शॉर्ट सी डिटेल उसके बारे में बताई गई हो, या टाइप्स ऑफ नमोनिया क्या है, नमोनिया क्या होता है। जो टेक्स्ट भी है उसमें में भी उसकी मेडिकेशन या उसकी ट्रीटमेंट बताई गई हो, और टेक्स्ट जो सी है उसमें हो सकता है उसकी जो है वो मैनेजमेंट के बारे में बात की हो, और जो पार्ट डी है जिसको हम टेक्स्ट डी कह रहे हैं उसमें हो सकता है कि उसकी कॉम्प्लिकेशन बताई गई हो या उसकी प्रिवेंशन बताई गई हो। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो टेक्स्ट ए है उसके अंदर का जो कंटेंट है, जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है वो सेम रहेगी। मींस के टेक्स्ट ए में उन्होंने एक ओवरव्यू दिया होगा, डेफिनेशन दी होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी होगी उस टॉपिक के बारे में, उस कंडीशन के बारे में, राइट। और जो टेक्स्ट बी, सी और डी है इसको चेंज कर सकते हैं। मींस के बी में हो सकता है प्रिवेंशन की बात की हो, कभी सी में हो सकता है ट्रीटमेंट की बात की हो, डी में हो सकता है कभी जो ना वो कॉम्प्लिकेशन की बात की हो सकता है कभी बी में उन्होंने जो ना वो ट्रीटमेंट या थेरेपीज़ की बात की हो। तो इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन जो ना वो चेंज हो सकती है, बट आपने इस बात से परेशान नहीं होना क्योंकि इसका पैटर्न इसी तरह का है। नेक्स्ट जब हम वीडियो में आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन जो है वो 4 टेक्स्ट के अंदर डिवाइड की होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। क्या वो टेक्स्ट में होती है, टेबल में होती है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट या पिक्चर या किसी डायग्राम की सूरत में होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो 4 टेक्स्ट के अंदर सॉलिड टेक्स्ट, टेबल, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ, ये 4 तरह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होती है। आपको हो सकता है सॉलिड टेक्स्ट 2 मिल जाएँ, एक आपको टेबल मिल जाए, एक आपको बार ग्राफ या लाइन ग्राफ मिल जाए। बहुत रेयर है कि आपको पिक्चर्स या डायग्राम या फिर पाई चार्ट जो ना वो आपके टेक्स्ट में आ जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लो चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल और टेक्स्ट जो है उसकी शक्ल में आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रेजेंट होती है। अब अगर हम बात करें कि इसमें हमें स्किल्स क्या चाहिए, तो जनरली जो बात हम करते हैं वो स्किम स्कैन, वो हमें पार्ट ए के लिए चाहिए। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो इसमें हमें जिस्ट, पर्पस, मेन पॉइंट
या उसकी डिटेल को अंडरस्टैंड करना होता है। और पार्ट सी भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें इन्फेरेंस लैंग्वेज यूज़ होती है, या राइटर का जो ओपिनियन है उसको अंडरस्टैंड करना होता है, या एटीट्यूड क्या है वो चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करना होती है। और ये सारी जो स्किल्स हैं बेसिकली पार्ट बी और सी की, उसके लिए हमें डिटेल रीडिंग करना होती है। रीडिंग में हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें 30 मार्क्स लेने हैं आउट ऑफ 42। उसके लिए हमें हमारे पास जो मेजर चंक है वो है पार्ट ए, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन है एंड दैट इज़ डूएबल। वो हो सकता है। उसके दो तरीक़ाकार हैं, एक स्किम स्कैन है और दूसरा है डिटेल रीडिंग। कुछ स्टूडेंट को स्किम एंड स्कैन बहुत ईजी लगता है, जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्किम स्कैन इतना बेहतर नहीं ग्रिप हो पाती उस पे, तो उनको फिर डिटेल रीडिंग जो है ना या फोकस्ड रीडिंग जो है वो बेनिफिशियल होती है। क्योंकि एक्सपेडिशियस रीडिंग जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिन्होंने अच्छे स्कूल से स्कूलिंग उनकी हुई होती है, जिनकी बेस अच्छी होती है, उनके लिए स्किम स्कैन इज़ बेस्ट मेथड। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड या बेस अच्छी इतनी नहीं है या इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए डिटेल्ड जो है ना वो रीडिंग बहुत बेनिफिशियल होती है। ये जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने एक स्ट्रेटजी प्लान की है, ये उन लोगों के लिए है जो डिटेल रीडिंग करना चाहते हैं। वो स्किम एंड स्कैन करें अपने टेक्स्ट को, लेकिन उसको दें 3 मिनट। और फिर जो मैचिंग क्वेश्चंस हैं उसको आप दें 2 मिनट, सेंटेंस कंप्लीशन को 5 मिनट, और जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनको आप 5 मिनट दें। अब ये स्ट्रेटजी किस तरह से अप्लाई होगी, हम वो जब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरी वीडियो बनाएंगे किस तरह से हम इन स्ट्रेटजीज़ को या इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, उसमें हम बताएंगे आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक टॉपिक है हे फीवर, उस पे 4 टेक्स्ट बनाए गए हैं। हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 4 टेक्स्ट नहीं हम करेंगे, हम इसमें सिर्फ 2 टेक्स्ट रखेंगे। अब आपने वीडियो पॉज़ करनी है और आपने वीडियो पॉज़ करने के बाद इसको स्किम स्कैन करके देखना है कि टेक्स्ट ए में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या ये डोजेज की बात कर रहा है, प्रोसीजर की बात कर रहा है, या साइड इफ़ेक्ट की बात कर रहा है। इसी तरह आपने इस स्क्रीन को भी पॉज़ कर लेना है, और ये मैं आपको शो कर रहा हूँ टेक्स्ट बी। इसमें टेस्टिंग के बारे में बात हो रही है। आपने देखना है कि ये जो टेक्स्ट है ये किस बारे में बात कर रहा है, ये किस चीज़ की टेस्टिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसको पॉज़ करना है आपने, और आपने हाईलाइट कर लेना है, जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लेना है। मेरा ये मानना है कि अगर आप टेक्स्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बुलेट्स पॉइंट्स को, उसके हेडिंग को, उसके अंदर की डिटेल को, तो फिर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए बार बार उसको पढ़ना, बार बार उसको समझना, बार बार अपने आंसर को लोकेट करना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर टेक्स्ट ए की बात करें तो उसमें पहली लाइन है वो क्या लिखी हुई है, हाउ इज़ हे फीवर ट्रीटेड। अब इसका मतलब ये है कि इसमें जो टेक्स्ट ए में जो सारी बात होगी वो ट्रीटमेंट की होगी। तो हमारा फोकस क्या होगा कि ट्रीटमेंट क्या होती है, किस तरह से कौन कौन सी ट्रीटमेंट इसमें यूज़ हो रही है, स्प्रे हैं, डिकंजस्टेंट है, या कोई मेडिसिन के नाम हैं, या कोई एज ग्रुप है, जो बुलेट पॉइंट हैं, जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग जो हैं उनको हमने फोकस करना है। यहाँ पे जैसे इम्यूनोथेरेपी है, ट्रीटमेंट है, टैबलेट्स है, कोई एज ग्रुप है, लॉन्ग टर्म थेरेपी है, स्प्रेज हैं, हमने उसको हाईलाइट कर लिया है। और अगर आप देखें तो टेक्स्ट बी के अंदर उन्होंने शुरू में एक वर्ड दे दिया है टेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट बी के अंदर जो बात होगी उसकी डायग्नोज की या उसको किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं उसकी बात होगी। जैसे उसमें हाईलाइट हमने क्या क्या किया है, एलर्जी टेस्टिंग, एलर्जेंस, स्किन प्रिक टेस्ट, रिएक्शन, हिस्ट्री, सेंसिटिव लाइफस्टाइल, स्पीक विद योर डॉक्टर। इसके अंदर जो हमें इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स लगे हैं हमने उनको क्या कर लिया है, हाईलाइट कर लिया है। नाउ दीज कीवर्ड्स विल हेल्प अस टू फाइंड आवर आंसर्स। तो इसमें 2 बातें, अगर आपको लग रहा है कि आप स्किन स्कैन करके 15 सेकंड में या 30 सेकंड में एक टेक्स्ट पे आप 30 सेकंड स्पेंड करके हाईलाइट कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, दैट्स बेटर। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, एटलीस्ट 45 सेकंड चाहिए होते हैं या 1 मिनट चाहिए है एक टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, सो गो फॉर दैट। ओके जी, अब 2 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने हैं। एक का आंसर मैं आपको बताऊंगा और दूसरे का आंसर आपने अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपने लिख देना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बेस्ट वे टू फाइंड आउट इफ़ एन एलर्जन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिम्टम। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जो स्क्रीनशॉट आपने टेक्स्ट का लिया है, टेक्स्ट ए और बी का, उसमें जाके देखें कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कौन से टेक्स्ट से बिलोंग करती है, टेक्स्ट ए है या बी है।
जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट बी में है, तो मुझे उसको जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा कि ये मैं क्यों टेक्स्ट बी, अगर मैंने इसके सामने बी लिखा है, मेरा आंसर बी है, सो व्हाई इट इज़ बी। सो मुझे देखना है कि एलर्जेंस की सिम्पटम्स की बात कौन से टेक्स्ट में हुई है, तो मैं कहूँगा कि जी बी में हुई है, तो मैं इसके आगे बी लिख दूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हु टू विज़िट इफ़ हे फीवर सिम्पटम आर बिकमिंग अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है कि डॉक्टर की या फिजिशियन की बात या सिम्टम की बात दोनों टेक्स्ट में हो, बट आपने ये देखना है कि किसके पास आपने जाना है, किसको विज़िट करना चाहिए अगर आपके सिम्टम जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने टेक्स्ट को और क्वेश्चन बुकलेट को दोनों को सामने रखना है, फिर अपने जो क्वेश्चन है उसको आपने मैच करना है, और जिस टेक्स्ट के साथ बेस्ट मैच हो वो आपका आंसर होगा। जैसे इसमें आप देखें तो इनमें डॉक्टर की बात टेक्स्ट बी में भी लिखी है कि स्पीक विद योर डॉक्टर अबाउट व्हाट द रिजल्ट्स ऑफ योर एलर्जी टेस्ट मीन, लेकिन इसमें ये बात नहीं की कि सिम्टम हो तो क्या करना है। उसकी बात की है टेक्स्ट ए के अंदर कि सेकंड लाइन में लिखा है कि इफ़ सिम्टम परसिस्ट आर अफेक्ट योर डे टू डे एक्टिविटी डिस्कस ट्रीटमेंट ऑप्शन विद योर जनरल प्रैक्टिशनर। तो जब आप अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हों, आपका जो क्वेश्चन स्टेम है उसको आपने नहीं छोड़ना। आप जब टेक्स्ट में जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने हमेशा अपने क्वेश्चन को अपने जहन में रखना है कि मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो अपने टेक्स्ट को रीड आउट करना होता है। All right, we'll proceed with short answer questions. So we'll attempt two more questions. Question number 3 is which type of medication is most suitable for long term use? अब हमने देखना है कि कौन से टेक्स्ट में टेक्स्ट ए में या बी में बात हुई है लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की। उसको अटैम्प्ट करने का तरीका ये है कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट या मोस्ट सूटेबल टेक्स्ट पे आ जाना है। अब जैसे आप उस टेक्स्ट पे आ जाएंगे, आपने स्पेसिफिकली उस रेलिवेंट सेक्शन में जाना है जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। आपने केयरफुली वहाँ से इन्फॉर्मेशन को पिक करना है और सेम एज़ इट इज़ जाके अपने आंसर में पेस्ट कर देना है। याद रखें, अगर आपने वहाँ से वर्ड को सही से कॉपी नहीं किया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग एरर हो गए, या आपने वर्ड कम लिख दिया या ज़्यादा लिख दिया, तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग कंसीडर होगा। जैसे हमें पता है कि जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये टेक्स्ट ए में है। अब हमने चले जाना है ट्रीटमेंट ऑप्शन पे, और उसमें जो फर्स्ट लाइन है उसी में हमारा आंसर है। हम टेक्स्ट ए पे क्यों आए? क्योंकि हमें पता है कि टेक्स्ट बी जो है वो तो टेस्टिंग की या डायग्नोस करने की या एलर्जीज़ की या उसको फाइंड आउट करने की बात कर रहा है। तो टेक्स्ट ए जो बात कर रहा है वो ट्रीटमेंट ऑप्शन की, थेरापीज़ की, टैबलेट्स की, स्प्रेज़ की बात कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि हमें टेक्स्ट ए पे फ़ौरन जाना चाहिए। तो हम टेक्स्ट ए पे आ गए। टेक्स्ट ए पे आके हमने स्पेसिफ़िक सेक्शन को हाईलाइट किया, और उसमें जो हमारा आंसर था उसको हमने वहाँ से सेम एज़ इट इज़ कॉपी किया, और ला करके हमारा जो आंसर है वहाँ पे हमने आंसर ऑप्शन में हमने उसको पेस्ट कर दिया। आई होप कि अभी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें आंसर तक पहुँचना होता है और किस तरह से वहाँ से कॉपी करके आंसर की जगह पे लाके उसको पेस्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट मे काज्ड बाय टेकिंग टू मैनी एलर्जी टेस्ट। अब ये बात कर रहा है एलर्जी टेस्ट की, तो अब हमें डेफिनेटली पता है कि हमने कौन से टेक्स्ट पे जाना है। मेथड वही है, टेक्स्ट को चूज़ करें, रेलेवेंट सेक्शन पे जाएं, केयरफुली वहाँ से अपने आंसर को कॉपी करें और लाके पेस्ट कर दें। हमने देखा कि टेक्स्ट ए बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, इम्यूनोथेरेपी की, तो हम टेक्स्ट ए में नहीं जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे टेक्स्ट बी पे। टेक्स्ट बी पे हम चले जाएंगे और वहाँ पे हम अपना जो स्पेसिफिक सेक्शन है वहाँ पे चले जाएंगे। लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ सेज टेकिंग टू मैनी एलर्जी टेस्ट्स मे सम टाइम कॉज कन्फ्यूजन। और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट मे बी काज्ड बाय टेकिंग टू मैनी एलर्जी टेस्ट्स। बात एक ही है। तो ज़्यादा टेस्ट कराने से, बहुत ज़्यादा टेस्ट कराने से क्या क्रिएट होगी, क्या प्रॉब्लम हमें होगी, वो है कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन को हमने वहाँ से कॉपी किया और सेम इट इज़ ला के हमने वहाँ पे अपने आंसर ऑप्शन में इसको पेस्ट कर दिया। तो ये स्ट्रेटजी है या ये मेथड है जिसको आप यूज़ करके अपने जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनको आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटेंस कंप्लीशन की, कि सेंटेंस कंप्लीशन किस तरह से करते हैं। ओके, उसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। आप इसको होल्ड करें, इसका स्क्रीनशॉट लें और इनको समझ सकते हैं। अपना टाइम लें, अंडरस्टैंड करके आप टेक्स्ट पे जाएं और वहाँ से वही मेथड वही है।
कि टेक्स्ट को चूज़ करें, स्पेसिफिक सेक्शन में जाएँ, वहाँ से केयरफुल इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और वहाँ से आपने कॉपी करना है आंसर और ला के अपना आंसर अपने वहाँ पे पेस्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हेन अंडरगोइंग डिसेंसिटाइजेशन अ पर्सन्स एज शुड बी ग्रेटर देन। अब हमें वो एक एज ग्रुप बता रहा है। सो नाउ वी नो दिस डिसेंसिटाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो हम फ़ौरन चले जाएंगे उस टेक्स्ट पे जहाँ पे ट्रीटमेंट की या मेडिकेशन की बात हो रही हो और हम स्पेसिफिकली उस पोर्शन को फोकस करेंगे और अपने आंसर को वहाँ से चूज़ करने की ट्राई करते हैं। ओके, सो इसमें अगर हम लास्ट वाला जो पैराग्राफ देखें तो उसमें डिसेंसिटाइजेशन का वर्ड यूज़ हुआ है। And last line says the treatment is typically offered to the people older than 5 years. So अब हमें उन्होंने ग्रेटर देन बता दिया वहाँ पे और यहाँ पे जो हमें आंसर है वो हमारा है 5 years। तो हमने वहाँ से 5 ईयर को कॉपी किया और वहाँ पे हमने ला के उसको पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ किस तरह से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर एज वेल एज डैश शुड नॉट यूज़ डीकंजेस्टेंट। अब डीकंजेस्टेंट की आपको पता है कि बात कहाँ पे हुई है। डीकंजेस्टेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट या थेरापी। तो हमने फ़ौरन चले जाना है अपने टेक्स्ट पे, उस टेक्स्ट पे जाके डीकंजेस्टेंट की जहाँ पे बात हुई है उस लाइन में चले जाएंगे और वहाँ पे हम अपने आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डीकंजेस्टेंट नेज़ल स्प्रे और टैबलेट्स और उसके आगे लिखा है दीज शुड बी यूज्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ 5 days। प्रेग्नेंट वुमेन एंड दोज विद हाई ब्लड प्रेशर शुड नॉट यूज़ डीकंजेस्टेंट्स। तो अब हमें पता चल गया कि एक तो उन लोगों ने यूज़ नहीं करना जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है और दूसरा उन लोगों ने इस थेरेपी को यूज़ नहीं करना जो लेडी प्रेग्नेंट है। तो अब हमने यहाँ से प्रेग्नेंट वुमेन को कॉपी किया और सेम एज़ इट इज़ ला के अपने जो फिल इन द ब्लैंक्स इसको हम कह सकते हैं या जो सेंटेंस कंप्लीशन वाली जगह है उस पे ला के हमने उसको पेस्ट कर दिया। ओके जी, आई होप कि ये छोटी सी वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो आपकी हेल्प करेगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि मेथड आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, डिफरेंट मेथड होते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्किम स्कैन इज़ द बेस्ट, कुछ कहते हैं डिटेल रीडिंग इज़ द बेस्ट, कुछ कहते हैं अंडरस्टैंड करके आप करें वो बेस्ट है। तो मैं ये कहता हूँ कि हर स्टूडेंट या हर पर्सन की जो इंडिविजुअल अप्रोच है वो डिफरेंट होती है। जो आपको सूट कर रही है आप उस पे जाएँ और उस मेथड को अटेम्प्ट करने की या उसको मेथड को ट्राई करने की कोशिश करें और देखें कि आपको स्किम स्कैन बेटर लग रहा है, गो फॉर दैट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं उसको मैं डिटेल से पढ़ के अंडरस्टैंड करके अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ और फिर मुझे अल्टीमेटली जो सक्सेस रेशो है वो किस में ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड आपको बेहतर लग रहा है। मैं ये एक एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि मेरा ये मानना है कि अगर आप मैचिंग क्वेश्चंस बाद में करें और पहले आप अपने जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं या सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस हैं वो पहले 10 मिनट के अंदर अगर आपने उसको अटेम्प्ट करेंगे, जैसे आपने टेक्स्ट को पढ़ा, आपने अंडरस्टैंड किया, स्किम स्कैन कर लिया 1 मिनट 2 मिनट लगा के या 3 मिनट लगा के, फिर आपने 1 to 7 क्वेश्चन को नहीं करना। आपने आ जाना है क्वेश्चन 8 to 14, उसको अटेम्प्ट करें और जब 5 मिनट रह जाएँ तो अपने सारे क्वेश्चन छोड़ के आपने क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चन पे आ जाना है और उसको अटेम्प्ट करना है। कि 10 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट रह गए हैं, उन 5 मिनट के अंदर क्योंकि आपने सारे टेक्स्ट को पढ़ लिया, सारे टेक्स्ट पे आप बार-बार गए हो, अब आपको पता है कि टेक्स्ट ए में कौन-सी इन्फॉर्मेशन है, बी में कौन-सी इन्फॉर्मेशन है, सी में कौन-सी इन्फॉर्मेशन है, तो अब आपको बार-बार टेक्स्ट को पूरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आप अपना टाइम सेव कर लेंगे, ठीक है? तो अब आपने जो मैचिंग क्वेश्चन है वो मे बी आप 30 सेकंड के अंदर सारे मैचिंग क्वेश्चन कर लें। तो मेरी ये स्ट्रेटजी है, मैं ये कहता हूँ कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए अगर आप 1 to 7 जो है वो 10 मिनट के बाद अटेम्प्ट करें तो। क्योंकि आपने 10 मिनट के अंदर जितने क्वेश्चन, जितनी शॉर्ट आंसर्स हैं या सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चन हैं, जब आपने वो सारे अटेम्प्ट किए होंगे तो अब आपको वैसे ही सारा कुछ याद हो जाता है कि टेक्स्ट ए में कौन सी इन्फॉर्मेशन है, बी में कौन सी इन्फॉर्मेशन है, सी में कौन सी इन्फॉर्मेशन है और
टेक्स्ट डी में कौन सी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप शुरू में ABCD या क्रॉस इसको जो कहते हैं हम कि मैचिंग क्वेश्चन पे आप चले गए, तो फिर आप हो सकता है कि मज़ीद 2-3 या 4 मिनट उसी पे वेस्ट कर दें। और जब आप 3-4 मिनट वेस्ट कर देंगे, 2-3 मिनट आपने उसको पढ़ने में या उसको स्किम स्कैन करने में या उसको अंडरस्टैंड करने में लगा दिया, तो ऑलमोस्ट आपने 6-7 मिनट तो वैसे ही आपने वहीं पे वेस्ट कर दिए। तो बेस्ट अप्रोच ये होगी, अगर आप पहले 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जितने भी है मैचिंग क्वेश्चन उनको आप छोड़ दें, आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड, जिसको हम सेंटेंस कंप्लीशन कहते हैं। उससे आगे वाले क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें, 10 मिनट रह जाएँ, रिमाइंडर आपको मिल जाए, आप सारा कुछ छोड़ के पहले 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। तो हो इसका जो फ़ायदा है वो क्या है, इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट ये है कि आपने पहले 10 मिनट के अंदर हो सकता है कि 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हों, लेकिन जैसे उन्होंने बता दिया कि भाई 10 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट रह गए। अब आपने सारा कुछ छोड़ के सिर्फ 30 सेकंड या 45 सेकंड के अंदर ABCD लिख दी है, क्रॉस जो मैचिंग क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर दिए। तो 7 आपने पहले किए थे, 7 आपने ये कर लिए, 14 क्वेश्चन आपने 11 मिनट के अंदर कर लिए। नाउ यू हैव 4 मिनट एंड 6 रिमेनिंग क्वेश्चंस आर देयर। सो मेरा ये मानना है कि आप इस तरह से जो है ना ये सारे क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट भी कर पाओगे और इसका सक्सेस रेशो भी ज़्यादा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।